Hello, students. Welcome once again. Generally, in our two previous lectures, uh, we have discussed about the heritage of India, cultural heritage of India, as well as natural heritage of India. Then, cultural heritage of India, then cultural heritage of Gujarat, and now in this lecture, we are going to study about the different people of the countries who contributed, yeah, who came to India. Okay, so according to the researchers, Dravidians were considered the first people to come to India, but before that more six tribes had already arrived in India. Okay, so we have studied about the Negroes who came to India, their physical characteristics. Then we also discussed, we have studied about the Australoid, and now we are going to study about the Dravidians. So in this slide, we are going to study about the Dravidians people who came to India and who contributed to the culture of India, yeah, to for the development and the growth of India. सो द्रविडियन के बारे में अगर देखें तो द्रविडियंस बिलोंग टू इंडिया. एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि द्रविडियन वो बिलोंग टू इंडिया, वो इंडिया से ही बिलोंग करते थे, भारत से ही थे. दे वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन. ऐसा माना जाता है कि स्टोन एज सिविलाइजेशन, स्टोन एज मतलब पत्थर युग, तो उस टाइम पर पत्थर युग जो सबकी सभ्यता थी, उसके बाद डायरेक्टली उसके जो डिसेंडेंट्स है वो कौन थे? द्रविडियंस से, राइट. एंड द क्रिएटर ऑफ मोहेंजोदारो कल्चर, और मोहेंजोदारो कल्चर जो प्रस्तावित हुआ उसके वो सर्जक भी थे, क्रिएटर थे. द ट्राइब्स विच केम टू द नॉर्थ सर्वाइव्ड विद दैट लैंग्वेज. अब देखो यहाँ पर क्या है, द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ. अब इंडिया में देखो खास करके तो नॉर्थ और साउथ ये दोनों अलग अलग है, सही है. दोनों की रीत भात अलग है, कस्टम्स, उनके रूल्स रेगुलेशंस, राइट, एवरीथिंग, फूड ऑल्सो, हैबिट्स, एवरीथिंग आर द डिफरेंट. सो यहाँ पर जो नॉर्थ से जो ट्राइब आई उनको खास करके बहुत तकलीफ रही किसमें? लैंग्वेज में, क्योंकि नॉर्थ इंडियन की लैंग्वेज और साउथ इंडियन की लैंग्वेज बहुत अलग अलग लैंग्वेज है. सो द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम द नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स, और उनके जो कल्चरल फीचर्स थे वो भी अलग थे कहीं ना कहीं. सो लेटर ऑन दे वर कॉल्ड एज द्रविडियंस. बाद में ये लोग द्रविडियन के नाम से जाने गए, राइट. अब कंट्रीब्यूशन इन इंडियन कल्चर, अब भारतीय संस्कृति में ये द्रविडियन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है, योगदान क्या रहा. सो द्रविडियंस गेव द कंसेप्ट ऑफ द मदर एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड. अब द्रविडियन प्रजा जो है उन्होंने क्या किया, एक कंसेप्ट ख्याल दिया, किसका? द मदर एज अ गॉडेश एंड फादर एज गॉड. मतलब माता है वो देवी है और पिता है वो, मतलब फादर है, पिता है वो देव है. तो ऐसा एक कंसेप्ट वो द्रविडियन पीपल ने दिया. उस वजह से पार्वती इज नोन एज द मदर, ओके, एंड शिव जी ही इज नोन एज द फादर. सो ड्यू टू दिस द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा डेवलप, और इस वजह से यहाँ पर पार्वती और शिवा का ये जो विचार है, थॉट है, वो कहीं ना कहीं विकसित हुआ. मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियन. इसके अलावा उनका योगदान क्या रहा द्रविडियन पीपल का? तो ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर, प्रकृति की पूजा ये लोग ने स्टार्ट की थी, द्रविडियन लोग ने, सही है. तो खास करके इनका योगदान अहम है इसमें. सो आज देखो जो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं हम, बनियन ट्री है या पीपल ट्री है, या तो तुलसी का क्यारा घर के आगे रखते थे, सही है. सो ये जो सब चीज हो रही है ये एक्चुअली किसकी देन है? द्रविडियन लोगों की देन है. देन इसके अलावा द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद द धूप दीप एंड आरती. एक्चुअली यहाँ पर जो पूजा की जाती, आज भी देखो पूजा की जाती है तो धूप करते हैं, दीप करते हैं, आरती की जाती है,
तो ये भी किसने स्टार्ट किया था? द्रविडियन लोग ने स्टार्ट किया था, सही है। तो द्रविडियन ये लोग थे कि जिन्होंने ये सब हमें दिया है। फिर से, सो द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद द धूप, धूप मीन्स इंसेंस स्टिक, मतलब सुगंधीदार जो स्टिक आती है, देन दीप मतलब लैम्प, एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस। बिसाइड्स, इसके अलावा नेचर एंड द एनिमल वर्शिपिंग एटसेट्रा आर देयर ग्रेट फीचर्स। जो एनिमल की जो पूजा करते हैं, प्रकृति की जो पूजा कर रहे हैं, तो ये सब किसकी देन? द्रविडियन लोग की देन है। यहाँ पर ओरिजिनल डेटीज ऑफ द द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द आर्यंस। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो द्रविडियन लोग थे उनके जो देवी देवताएं थे वो आर्यन प्रजा जो थी यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब आर्यन प्रजा ने भी सोचा कि चलो भाई द्रविडियन के जितने भी गॉड गॉडेसेस है वो हमारी भी गॉड गॉडेसेस है, सही है। तो उस हिसाब से उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया एंड वेर री एस्टैब्लिश्ड बाय देम एज द गॉड ऑफ कल्चर विद द पेस ऑफ टाइम। एंड जैसे जैसे टाइम निकलता गया उन लोगों ने प्रस्तापित कर दिया कि वही उनके देव या देवता है। सो अंडर द ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्थ, अब उस टाइम पर नॉर्थ के ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस मतलब ज्यादा उनकी असर होने से आर्यन कल्चर वाज डीपली इंटरलाइज बाय द द्रविडियंस। अब आर्यन प्रजा, आर्यन कल्चर है वो एक्चुअली द्रविडियन प्रजा के साथ मिक्स हो गई, राइट। अब आर्यंस और द्रविडियन दोनों मिक्स हो गए, दोनों का कल्चर एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया। एंड जैसे जैसे पेस ऑफ टाइम आगे बढ़ता गया उन लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज भी हो गए, और इंटरकास्ट मैरिज होने से वहां पर एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, राइट। सो एक नया कल्चर वहां पर अस्तित्व में आया। सो द आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरलाइज बाय द द्रविडियंस एंड इंटरकास्ट मैरिज टुक प्लेस, सही है। जब संबंध आर्यन और द्रविडियंस के बीच में अच्छे हो गए तो अब इंटरकास्ट मैरिज भी उस टाइम पर होने लगे। सो द्रविडियंस हैज द मैट्रियार्चल, देखो कौन सी सिस्टम है फैमिली की? द्रविडियन के पास वहां पर एक फैमिली सिस्टम थी। फैमिली सिस्टम जो थी उसमें मैट्रियार्चल का मीनिंग ये होता है कि जहां पर हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे नाम के पीछे फादर का नाम लिखा जाता है, लेकिन द्रविडियन में क्या है, कोई भी पुरुष या कोई भी लड़का या लड़की उसके पीछे उसकी मदर का नाम लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द मैट्रियार्चल। सो मदर एज द हेड ऑफ द फैमिली, और कोई भी फैमिली में जहां पर मेल का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन मदर एज अ हेड ऑफ द फैमिली जहां पर रहती थी, तो ऐसी एक सिस्टम दैट इज नोन एज द मैट्रियार्चल सिस्टम। तो ये सिस्टम द्रविडियन लोगों की थी ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस, लेकिन उस टाइम पर आर्यन का ज़्यादा प्रभाव वहां पर रहा और उस वजह से दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया। तो उस वजह से वहां पर वो लोग जो मतलब आर्यन लोग है उनका वहां पर आधिपत्य था, वहां पर उनका डोमिनेंस ज़्यादा था। उस वजह से जो द्रविडियन पीपल थे वो साउथ इंडिया में आके शिफ्ट हो गए और वहां पर सेटल हो गए। अब इन लोगों की स्किल क्या थी? तो द्रविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन अ डिफरेंट क्राफ्ट, बहुत सारे क्राफ्ट में इन लोगों की मास्टरी थी, आर्ट्स में मास्टरी थी, ओके, लाइक द बिल्डिंग ऑफ द बोट एंड द राफ्ट। तो खास करके ये लोग बोट बनाते थे, राफ्ट बनाते, राफ्ट यानी पता है ना जो मतलब तराप पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो बनाया जाता है, सो राफ्ट। देन वीविंग, वनाट काम, ये भी उसका हुनर था। स्पिनिंग, ये भी उनका हुनर था। डाइंग, डाइंग मीन्स कलर काम, सही है, जो कपड़े को कलर करते थे वो लोग, सही है। तो एटसेट्रा, तो ऑल दीज वर द स्किल ऑफ द द्रविडियंस। लैंग्वेजेस कौन क्या थी उनकी? तो लैंग्वेजेस लाइक द तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। तो ये खास याद रखो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम एटसेट्रा आर स्पोकन बाय द द्रविडियन फैमिलीज, ओके। तो द्रविडियन फैमिली के द्वारा खास करके ये सब लैंग्वेज बोली जाती है, उस वजह से वो लोग आज भी हिंदी में बहुत कच्चे हैं। नाउ इसके बाद जो प्रजा है वो है मंगोलॉइड प्रजा, ओके। सो मंगोलॉइड में कम फ्रॉम, कहाँ से आए वो लोग मंगोलॉइड? दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना। सो मंगोलॉइड प्रजा है वो चाइना से आई थी वाया तिब्बत। तो तिब्बत से होके वो लोग नॉर्थ चाइना आए
and settled down at North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal. Okay, in short, जो हमारा ईस्ट पार्ट है, सही है, तो उस साइड में ये लोग, तो खास करके आसाम है, सिक्किम है, भूटान है, वहां पर ये मंगोलॉइड प्रजा वहां पर शिफ्ट हो गई. दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्व्स, और उसके बाद जैसे वो लोग यहाँ पर आए, वो इंडियन के साथ मतलब जुट गए, उनके साथ मतलब अपने आप को उन्होंने मान लिया कि हम भी इंडियन है. हमारे जितने रूल्स रेगुलेशंस थे, हमारा जो कल्चर था, वो कल्चर मंगोलॉइड प्रजा ने भी एक्सेप्ट कर लिया. सो कॉम्प्लेक्शन, तो उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक येलो कॉम्प्लेक्शन. तो ये लोगों देखो आप, खास करके जो चाइना के लोग भी आप देखो तो मोस्टली उनका जो बॉडी का जो कलर है वो थोड़ा येलोविश कलर है, राइट. तो येलोविश कॉम्प्लेक्शन, फ्लैटन फेस, उनका फेस थोड़ा फ्लैट होता है. चुबी चीक्स, चुबी मतलब थोड़ा मसालेदार, सही है, मसालेदार बरावदार जो गाल होते हैं ना, हाँ, तो ऐसे चुबी चीक्स. देन आलमंड शेप्ड आइज, इन लोगों की आंखें कैसी होती है? वो जो बादाम है ना, बादाम की जैसे, राइट. सो ये सब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. और अगर आप लोगों को अगर ज़्यादा कोई इंफॉर्मेशन मंगोलॉइड के बारे में चाहिए, सो ओके, तो ये भी आप जनरली कहीं से भी मतलब अगर सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मंगोलॉइड प्रजा कहाँ से आई है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. इसके अलावा एक और चीज़ है कि मंगोलॉइड वेयर द येलो कॉम्प्लेक्शन. देखो, मंगोलॉइड को किरात भी बोला जाता था. किरात क्यों बोला जाता है? बिकॉज उनका येलोविश कॉम्प्लेक्शन था, सही है. सो मंगोलॉइड प्रजा के येलो कॉम्प्लेक्शन मतलब उसके शरीर का जो कलर है वो येलो होने से उन लोगों को किरात भी बोला जाता है. नाउ इसके अलावा अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड, ये तीन प्रजा एक साथ में आई. ओके, ये तीन प्रजा एक साथ में इसलिए ली गई है क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है, सही है. सो अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड. सो दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया. ये लोग कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से आए. ओके, मध्य एशिया से आए. ऑल थ्री ट्राइब्स हैव द सिमिलरिटीज. ये तीनों तीन जो ट्राइब्स है उनके बीच में सिमिलरिटीज से साम्यता है. So the origin of these tribes are found in a large number in Gujarat, Saurashtra, Maharashtra, Bengal and Odisha. तो ये प्रजाति खास करके कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा? सो गुजरात में ज़्यादातर ये अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनॉइड प्रजा है. देन सौराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, बंगाल में है और उड़ीसा में, राइट. सो इस पर से क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है. रिव्यू वेरियस ट्राइब्स केम into ancient time or evaluate the various tribes came to India in ancient times on the basis of researchers of the linguistic and the anthropology. Okay, तो यहाँ पर अलग अलग जो ट्राइब्स है उनके बारे में आपको लिखना है. इसके बाद जस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आर्यंस. ओके, सो यहाँ पर जो आर्यन प्रजा है, ओके, तो आर्यन प्रजा जो आई उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो लोग कहाँ से आए हैं, सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक. एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन इंडिया के कल्चर में क्या रहा है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन दिस स्लाइड. So the Aryans, the Nordic Aryans were the creator of Aryan civilization in India. Okay, Nordic Aryan, वो लोग Nordic area से आए थे. That's why they are called the Nordic Aryans. Okay, and they are considered as the creator of Aryan civilization. तो भारत में जो आर्यन सभ्यता है, सही है, स्थापित हुई, उनके ये स्थापक भी माने जाते हैं. Hindus were called Aryans in the ancient time. एंशियंट प्राचीन भारत में हिंदू किसको बोला जाता था? तो जो आर्यन थे, हिंदूज वेयर कोल्ड आर्यंस. तो हिंदू जितने थे वो हिंदू को आर्यन के नाम से बुलाया जाता था कि भाई चलो हिंदू है तो ही इज आर्यन. ओके, इन द एंशियंट टाइम एंड द एरिया वेयर दे लिव्ड वाज डेंसली पॉपुलेटेड वाज कॉल्ड आर्यप्रता. और सबसे ज्यादा मात्रा में लोग जो आर्यन प्रजा जहां पर एक साथ में रहते थे वो एरिया को आर्यप्रता नाम भी दिया गया था. As 7 rivers were flowing over there, और वहां से वो लोग जहां पर रहते थे वहां पर 7 नदी, सही है, तो 7 नदी वहां से बहती थी
सो दैट रीजन वाज नेम्ड एज सप्त सिंधु। ये रीजन को सप्त सिंधु भी बोला गया है क्योंकि वहां पर 7 नदी वहां से निकलते थे। द एरिया ऑफ आर्यव्रता वाज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला। अब ये आर्यव्रता कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो मिथिला से लेके ईस्ट में, मिथिला से लेके साउथ तक। ओके, इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में खास करके मिथिला से लेके साउथ में विंध्याचल तक ये जो आर्यव्रता विस्तार है या तो सप्त सिंधु वो फैला हुआ था। They were more developed than any other tribe। ऐसा माना जाता है कि जितने भी ट्राइब आई यहाँ पर, सही है, अगर हम नीग्रोइड्स के बारे में बताएं या ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में, आर्यंस है, द्रविडियंस है, सही है, अल्पाइन, देन दिनारिक है, सही है। तो ये सब जितने भी ट्राइब्स है इनमें ये आर्यंस है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं, ज्यादा विकसित माने जाते हैं। एंड दिस वास्ट लैंड वाज रिकॉग्नाइज्ड विद वेरियस नेम्स। और ये जो लैंड है, सही है, विशाल भूमि जहाँ पर वो रहते थे, ये भारत भूमि के नाम से भी प्रचलित है, भारत खंड के नाम से भी बोला जाता है, देन भारतवर्षा भी बोला जाता है। और ये भारतवर्षा, भारत खंड, भारत भूमि जो नाम दिया गया है वो किसके नाम पर से? सो आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य भरत और द भरत कुल ट्राइब। सो भरत कुल ट्राइब, सही है, तो जो राम, लक्ष्मण और भरत, सही है, तो वहां पर जो 3 भाई थे उस टाइम पर, सही है, तो जो भरत है तो उनके फैमिली के नाम पर से या तो उसके नाम पर से खास करके ये लैंड का नाम है भारत भूमि या भारत खंड या भारत वर्षा। द आर्यंस दे वेर नेचर लवर्स। तो जो आर्यंस प्रजा है वो प्रकृति प्रेमी थी। ओके, दे वेर द नेचर लवर्स, दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्रीज। तो वो लोग खास करके वृक्ष की पूजा करते थे, नदी की पूजा करते थे, माउंटेन्स की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, विंड की पूजा करते थे और रेन। तो खास करके वो लोग ज्यादा, मतलब उस टाइम पर क्या था कि वो लोग ज्यादा डर जाते थे कि अगर मान लो ज्यादा रेन आई तो वो लोग बोलते थे कि हे रेन देवता, सही है, मतलब उस हिसाब से विंड ज्यादा आई तो अभी वो उनको उनकी पूजा करते थे कि उनको लगता था कि शायद हम उसकी पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो आपत्ति आई है वो स्टॉप हो जाएगी। ज़्यादा गर्मी आती है, गर्मी पड़ती है तो भी वो लोग पूजा करते थे। इन शॉर्ट वी कैन से दैट दे वर द लवर्स ऑफ द नेचर। दे हैड कंपोज द हाइम्स फॉर द प्रेइंग वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। प्रकृति के अलग अलग एलिमेंट्स की पूजा करने के लिए उन्होंने रुचाएं भी बनाई थी, मतलब श्लोक जो आजकल हम मतलब बोलते हैं, सही है, कोई भी विधि होती है, राइट, रिचुअल कुछ होता है तो उस टाइम पर जनरली वी यूज टू स्पीक द श्लोकास। ओके, सो ये जो श्लोकास है, ऋचास है, सही है, तो वो ये भी कंपोज किया था आर्यंस प्रजा ने। इन ड्यू टू कोर्स ऑफ द टाइम, और जैसे जैसे टाइम निकलता गया, सम रिलीजियस सेरेमनी लाइक द रिसाइटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग योगा, यज्ञ एक्टिविटीज बिकेम द प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो ये सब देखो, तो रिलीजियस धार्मिक जितनी विधि होती है वो भी एक्चुअली उस टाइम पर आर्य ने स्टार्ट किया था। और जैसे जैसे टाइम निकलता गया, सही है, जो वेद जितने भी लिखे गए, सही है, 4 वेदास आर देयर, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ओके, और ऋग्वेद। तो ये 4 जो वेदा है उसका रिसाइटेशन होने लगा, बाद में यज्ञ भी होने लगे देश भर में, सही है। तो ये सब प्रस्तावित किया आर्यन प्रजाति ने या तो आर्यन लोगों ने। नाउ last 2 slides just we how to talk about the preservation and conservation of heritage। अब देखो हमारा हेरिटेज हमने देख लिया पूरा कि नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज में भारत की तौर पर कोई नहीं आ सकता है, राइट। उसके साथ भारत के साथ दूसरे कोई भी कंट्री की कंपैरिजन नहीं हो सकती है, इतना वास्ट और वेरिड हमारा और इम्पोर्टेंट हेरिटेज है, सही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो इंडियन हेरिटेज है उनको कैसे प्रिजर्व करना है और कैसे कंजर्व करना है। सो इनमें फर्स्ट पॉइंट है, ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग। देखो भारत का जो हेरिटेज है ना, वो कोई भी बाहर से आए ना तो उसको एक्चुअली आई कैचिंग है। आई कैचिंग मतलब नजर उसकी वहां से हटे ही नहीं, ऐसा है। देन पिक्चरस एंड द अट्रैक्टिव, आकर्षक है, सही है। नजरे कोई अगर एक बार थाम ले, अगर मान लो ताज को देख ले तो कोई वहां से नजरे हिला ही नहीं सकता है, राइट। उसको ऐसा लगे कि मैं देखता ही रहूं।
तो ऐसा हमारा एक कल्चर है या तो हमारा कल्चरल हेरिटेज है। सो फॉर इट्स प्रोटेक्शन, तो इसका प्रोटेक्शन के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन इट बिकम्स द प्राइमरी एंड पायस ड्यूटी टू ईच फॉर ईच सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब हर एक भारतीय की, हर एक नागरिक की एक बेसिक नेसेसिटी, एक फर्ज बनती है, हमारी ड्यूटी है, सही है, कि हम उसको संवर्धित रखें या तो उसको सुरक्षित रखें। Nobody harms the ancient memorials, हमारे जितने पुरातन या तो प्राचीन मेमोरियल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, सही है, उनको बिल्कुल नुकसान न पहुंचाए। एंड टू प्रिजर्व प्लेसेस हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, और जो भी हमारे पास जितने भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाले स्थल है, सपोज लोथल है, रंगपुर है, राइट, रोजिडी है, धोलावीरा है, सही है, या तो हम अगर मान लो पाटन में जाए तो पाटन में भी देखो आप सहस्त्रलिंग लेक है, सही है। तो ये सब जो है, सही है, रानी की वाव है, तो ये जितने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाले जितने एंशियंट मेमोरियल्स है उनको हम संभाल के रखें। एंड वैल्यूज फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर शोन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हमारे भारत के संविधान में के अंदर भी ये उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारी फर्ज बनती है, सही, उनके बारे में लिखाई की गई है। और इन आर्टिकल 51A ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6, 7 एंड 9 आर मेंशन। आर्टिकल नंबर 51A के अंदर भी भारतीय संविधान के अंदर जो 6, 7 और 9 पॉइंट है वो भी हमारे कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज के बारे में है, राइट। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सुरक्षित रखें या तो संभाल के रखें। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। मतलब ये जो आर्टिकल के तहत क्या लिखा गया है कि हम उसका इम्पोर्टेंस समझे, सही है, कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड द प्रिजर्व इट। मतलब एक हिस्टोरिकल प्लेसेस है, राइट, उनका एक कल्चरल इम्पोर्टेंस है और ये प्रॉस्परस है, उस वजह से हमें संभाल के रखना है। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप द वायलेंस, और हम जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको उनका रक्षण करें और वायलेंस छोड़ दे। मतलब अहिंसा, हमें अहिंसा रखना है, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, सही है। जितने भी जीव के प्रति, जितने भी इंसेक्ट्स है, ह्यूमन बींग्स है, राइट, उनके प्रति भी हमें हमदर्दी या तो कंपेंसेशन रखना है। और लास्ट स्लाइड, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज में मेंटेन द फॉरेस्ट, हमारे जितने जंगल है उनको मेंटेन रखना है। टैंक्स है जहाँ पर पानी का भरावा होता है, पॉन्ड्स है, रिवर्स है, एंड द वाइल्ड एनिमल्स, जितने हमारे वन्य जीव है उनकी भी और बर्ड्स है उनको भी संभाल के रखना है। अलॉन्ग मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, कुदरती पर्यावरण है, उनको भी संभाल के रखना है। एंड टू शो द कंपेंसेशन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है उनके प्रति सहानुभूति रखनी है। Thus nature has created the beautiful landscape. We should maintain the purity, sanctity and the beauty of the places, considering it to be our moral duty. तो हमारी moral duty है कि ये जो इतने अच्छा हमारा नेचर है, ब्यूटीफुल, सुंदर जगह है इंडिया, सही है, यहाँ पर इतने सारे मतलब जो नेचुरल हेरिटेज हमारा है, सही है, तो उनकी जो प्योरिटी है, शुद्धता है, सेंटिटी है, मतलब उनकी पवित्रता है और उनकी सुंदरता है, ब्यूटी, सही है, तो ये सब हमें कायम रखनी है। ओके, सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस यूनिट एंड आई होप यू वुड अंडरस्टैंड द होल यूनिट थॉरली। अब इनका जो मतलब होमवर्क है, सो फर्स्ट यूनिट एसएस के अंदर उनकी जितने भी एक्सरसाइज है वो कंपलसरी एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में कंपलसरी लिखनी है। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू।